Hello बच्चों, how are you doing? I hope you all are doing fine. So let's start the topic, the wonderful world of science. In this chapter, what we are going to learn? Our aim is to learn what is science, water bodies, coastal plain in India, sun, moon and stars, earth, desert, food. Yes, हम इन सब के बारे में इस चैप्टर से सीखने वाले हैं. So, are you people ready? Start करें. So, let's begin the chapter with the warm-up activity. So, that activity is what you have to do. You have to complete the crossword given below using the clues. So, these clues are given to you. What you have to do? Yes, read these clues and fill this. You have to complete this. We twinkle at night, I shine during the day, I give cool light. So, इन सब को पहचानो और फिल करो, right? So, आइए अब जानते हैं साइंस है क्या. Okay? What is science? Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in. यही तो साइंस है. जिस संसार में हम रहते हैं वो उसे सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका और हम चीज़ों को समझते कैसे हैं, यही तो साइंस है ना? हाँ जी. एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. हम लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है ना कि हम कैसे, ये सब कैसे होता है, तो वही जानना तो साइंस है बच्चों. उसी को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना, उसे अंडरस्टैंड करना, यही सब साइंस है. वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. जरूरी नहीं है कि हम लोग कहीं जाके, लेकिन ये सब चीज़ें जो हमारे संसार में हैं, है ना, हम देखते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, और जो हमारे लाइक चारों तरफ चीज़ें हैं उनके बारे में जानना, उन्हें डिस्कवर करना, उसकी एक्साइटमेंट होना, यही साइंस है बच्चों. हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? कभी देखा है आपने, और आपको कभी महसूस हुआ, आपने कभी जानने की कोशिश की कि तारे चमकते क्यों हैं? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, है ना? आपने कभी खुलता हुआ कभी एक चमकता हुआ, खुलता हुआ, शाइन करता हुआ फ्लावर देखा है, ब्लूम करता हुआ फ्लावर देखा है, और आपने कैसे आपको पता है कि उसको कब खुलना है, उसका टाइम क्या है खुलने का? इस तरह की एक्साइटमेंट क्या आपको होती है? अगर होती है तो सचमुच आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं. These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. The most wonderful thing about science is that is everywhere. Now, we live on the planet Earth. Let us learn about it. So, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं बच्चों, उसका नाम है अर्थ. अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आइए रीड करते हैं फर्दर. लेट्स रीड. इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच हैज़ लाइफ ऑन इट. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एयर एंड वाटर अवेलेबल हियर. सो ये एक ऐसा प्लैनेट, जो अर्थ जहाँ हम रहते हैं, सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है दुनिया में जहाँ हमारा जीवन संभव है, जहाँ रहना, लाइफ संभव है. और ये सब होता है, ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर. यहाँ पानी भी उपलब्ध है और यहाँ पे हवा भी है. इसी कारण तो हम जिंदा रहते हैं. दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ना हमें जीने के लिए. सो इट मूव्स अराउंड द सन एंड टेक्स about 365 1/4 days to complete one circle around it. The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. The earth is also known as the blue planet as it looks so, from the space.
It is so because about 3/4 of its surface is covered the water. इसे ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पेस से इसको देखने पे ऐसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और इसका एक और रीज़न ये है कि इसका 3/4 पार्ट जो है वो पानी से ही ढका हुआ है बच्चों। इसकी सरफेस 3/4 पार्ट जो सरफेस का है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए भी इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, राइट। सो धरती का दूसरा नाम हुआ ब्लू प्लेनेट। चलिए अभी लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। लैंडफॉर्म्स, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इट इज हाई एट वन प्लेस एंड डीप एट द अदर प्लेस। These different natural features of the earth's surface are called landforms. अब आप देखते हो एक जगह उबड़ खाबड़ जगह होती है, किसी किसी जगह पे आप बहुत प्लेन आपको मिलेगा और किसी जगह पे बहुत हाई जैसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मिलेगा, राइट, उसे लैंडफॉर्म्स कहते हैं। Plain. A plain is a flat area of land. It is easy to grow crops and build roads and houses on plains. That is why plains are usually well populated. Most cities and villages are found on the plains. अब जो plains के बारे में बात है वो ये है कि ये flat area होता है, ठीक है। यहाँ पे फसलें उगाना इजी होता है, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बन जाती हैं, हाउसेस बन जाते हैं और यहाँ पे मोस्टली लोग यहीं पे रहते हैं, राइट। और सिटीज़ जो हमारे शहर हैं, गांव हैं, वो मोस्टली प्लेन्स में ही पाए जाते हैं। प्लाटो, प्लाटो इज रेज्ड एरिया ऑफ लैंड विद अ फ्लैट टॉप। बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट टॉप इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड। द डेक्कन प्लाटो लाइंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज प्लाटो। हिल, at some places land is naturally raised in comparison with the land around it. It is called a hill. आप गए हैं पहाड़ियों पे? तो थोड़ा जो धरती से उठा हुआ पार्ट यानी हाँ जी लैंड जो नेचुरली उसके जो प्लेन्स के मुकाबले में उठी होती है, राइट। हिल्स आर हायर देन द प्लेन्स, दे आर पॉइंटेड एट द टॉप। नाउ माउंटेन, a mountain is a piece of land which is much higher than the land around it. Mountains are higher and steeper than hills. A group of mountains is called a mountain range. जो बहुत सारे mountains का एक group बन जाता है उसे mountain range के नाम से बुलाया जाता है। The Himalayas in India are a famous mountain range. Yes बच्चों, हम बोलते हैं ना the Himalayas, तो क्यों ऐसे बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला यानी ग्रुप बना होता है, उस ग्रुप को हम लोग द हिमालयन माउंटेन रेंज बोलते हैं। ग्लेशियर्स फाउंड इन माउंटेन्स आर कॉल्ड एल्पाइन ग्लेशियर्स। नाउ वैली, a low area of land lying between hills or mountains is called a valley. It is mostly shaped like a V or U. So अब आप जान गए कि वैली की शेप या तो V होगी या फिर U शेप में वैली होगी। Very often a river or a stream flows through a valley. The Kashmir Valley and the Valley of Flowers, Uttarakhand are two famous valleys in India. So ये दो वैलीज के नाम याद रखिएगा, एक तो कश्मीर वैली और दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। मार्क कर लीजिए प्लीज। डू यू नो माउंट एवरेस्ट विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज? जानते थे आप ऐसा? जो माउंटेन एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो धरती पर है, हिमालयन माउंटेन इन द पार्ट ऑफ इज अ जो हमारा ये हिमालयन माउंटेन का ही पार्ट है बेटा, राइट। आइए वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। Water bodies are areas on the surface of the earth that are covered with water. These water bodies are of different sizes. Ponds, lakes, rivers, seas and oceans are examples of water bodies. So ये सब examples को mark कीजिए। कहाँ help करेंगे आपके exercises करने में, right बच्चों। So pond के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। A pond has a land around it on all sides. It is small water body, mostly found in villages and outside the cities. Lake, like a pond, a lake is also a water body with land around it on all sides, but it is bigger and deeper than a pond. ये थोड़ा सा उससे बड़ी होती है और डीप भी होती है। जो लेक होती है, झील है ना, देखिए ना आपने झील, पॉन्ड थोड़ा छोटा होता है बेटा। River, a river is larger than a lake.
अब जो रिवर होती है वो लेक से भी बहुत बड़ी होती है. Unlike in the case of pond or a lake, water in a rivers flows from one place to another on the land. Sea. A sea is a very large body that is often partially enclosed by land. The water it contains is salty, not fit for drinking. Mostly a sea is connected to an ocean. अब जब आप सी के बारे में बात करते हैं तो इसका पानी जैसा कि यहाँ बताया गया है नमकीन होता है, तो पीने लायक तो नहीं होता है ना. बट हम क्या बनाते हैं समुद्री पानी से? नमक बनता है. वेरी गुड बच्चों. और ये जो सी होता है बच्चों, ये कनेक्टेड या ओशन से कनेक्टेड होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब ओशन के बारे में पढ़ते हैं. ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं बच्चों. दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय लैंड. ओशंस ऑल्सो हैव सॉल्टी वाटर. अब जब वो उससे कनेक्टेड है सी, उसमें सॉल्टी वाटर होता है तो ओशन में तो होगा ही, राइट. दे कवर अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. अब इसने धरती के 2/3 पार्ट को कवर किया हुआ है, राइट बच्चों. तो ये सब मार्क करते जाना. आपको हेल्प मिलेगी ना एक्सरसाइजेस करने में. मार्क इट बच्चों. सो नाउ वी हैव टू रीड अबाउट डेजर्ट. This is any place that receives extremely low precipitation and is dry and inhospitable. The stereotypical picture of endless sand dunes, camels and palm trees is what comes to mind when most people think of deserts. तो सबसे पहले जब आप डेजर्ट के यानी रेगिस्तान के बारे में जब आप सोचते हो तो सबसे पहली पिक्चर आपके दिमाग में क्या आती है? ऊँट, है ना. रेत, बड़े बड़े रेत के आप बड़े बड़े वो जैसे चारों तरफ रेत ही रेत बिखरी हुई आपके दिमाग में आती है. और क्या आता है? पाम ट्रीज के बारे में भी आप सोचते हो क्योंकि यही तो सब अवेलेबल है वहाँ. सो नाउ वी विल गिव यू द एग्जाम्पल्स. ओके, बट दीज आर ओनली द फीचर्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स. कौन कौन से हॉट डेजर्ट्स? द सहारा एंड कलाहारी. ओके, डेजर्ट्स आर नॉट जस्ट स्कॉचिंग हॉट, दे कैन बी कोल्ड टू. अब ये सिर्फ गर्म ही नहीं होते, ठंडे भी होते हैं. इन फैक्ट मैनी डेजर्ट्स हैव sub-zero temperatures and are covered in ice like the Antarctic and Arctic deserts. Low precipitation is the primary characteristics of a desert. अब बच्चों हमारे दिमाग में जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है बहुत गर्मी. लेकिन कुछ रेगिस्तान ऐसे भी होते हैं बच्चों जहाँ पर ठंडा होता है, बर्फ़ से ढके होते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिए गए आपको एंटार्क्टिक और आर्कटिक डेजर्ट्स के बारे में. सो अभी हम लोग टाइप्स के बारे में जानते हैं. डेजर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स. देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ डेजर्ट, ईच विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओरिजिन्स. सो ट्रॉपिकल डेजर्ट. At the equator, the air is hot, so it moves towards the poles on both sides, pushing clouds away. The hot, moist air cools down and it moves up and drops the moisture as rain. After that, the air descends and warms up again. This usually happens near the Tropic of Cancer and gives rise to subtropical desert like the कौन-कौन से होते हैं? सहारा, कलाहारी एंड तनामी. तो ये तीनों डेजर्ट्स के जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट कोस्टल डेजर्ट. कोस्टल डेजर्ट लाइक चिल्स एटाकामा आर फॉर्म्ड व्हेन cold sea air loses all moisture before reaching the coast and the region receives little to no rainfall, so turning into desert. So वहाँ बहुत कम या बहुत बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है वो एरिया. Now we will learn about rain shadow desert. There are rain shadow desert like Death Valley in the US, which are formed when air ascends towards a mountain range but is unable to cross it. The air loses its moisture and descends towards the leeward slopes, but it again turns warm and doesn't allow clouds to form or rain to appear. तो again क्या होता है, ये गर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्लाउड्स को अलाउ ही नहीं करते कि बारिश हो या फिर ऐसा कुछ फॉर्मेशन बने. Right? Interior desert.
This kind of desert is like the Gobi Desert, are formed in deep, unreachable places that are far from the coast and surrounded by mountains or other hindrances that results in low precipitation. Winds lose their moisture and by the time and they reach such places, and over time it results in desert formation. Polar desert. This kind of desert, as the name suggests, are found on the poles of the earth. The Arctic and the Antarctic are also classified as desert because they are arid and don't receive much precipitation. So even though they consist of nearly all the fresh water on the planet, most of it is frozen. पानी तो यहाँ पे अवेलेबल होता है लेकिन फ्रोज़न होता है, जमा हुआ होता है, एंड अनअवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसलिए वो ना तो एनिमल्स तक पहुँच पाता है और ना ही प्लांट्स तक पहुँच पाता है. राइट. कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया. India is a country that is surrounded by the sea on 3 of its sides. The coastal plains in India are along the west and east of the country, extending up to 7,516.6 kilometer. The coastal plains in India are of two types. तो कौन से दो types हैं उसके? Number one is eastern coastal plains of India. The eastern coastal plains stretch from the West Bengal in the north to Tamil Nadu in the south. तो मार्क कीजिए बच्चों इसे. And pass through Andhra Pradesh and Odisha. Deltas of the rivers Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri are present in the eastern coastal plain. The deltas are very fertile and productive for agriculture. Therefore, the delta of the river Krishna is called the granary of South India. So, I hope there was lot of information in this paragraph and you have marked. I know you people are very attentive and you are marking at the same moment. Okay. Western coastal plains of India. Now, this kind of plains stretches from Kerala in the south to Gujarat, in the north passing through Karnataka, Goa and Maharashtra. The western coastal plains stretch for 1500 km north to south and its width ranges from 10 km to 25 km. The western continental shelf is at its widest off the Bombay coast. This place is rich in oil. Along the Malabar coast, there are many beautiful lagoons which makes the place a tourist destination. The western coast is narrower than the eastern coast. तो आपको ये से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट जो है थोड़ा सा नैरो होता है. किसके मुकाबले? ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले. राइट. ओहो, माय फेवरेट टॉपिक फूड. आई होप आपका भी फेवरेट टॉपिक होगा फूड. आइए फूड के बारे में जानते हैं. बट उससे पहले एक बार डू यू नो पढ़ लेते हैं. ऑयली फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. जानते हो ना आप? फिर भी खाते हो. ओके. सो ऑयली फूड और सॉफ्ट ड्रिंक बहुत कम कर दीजिए. टू मैनी स्वीट्स, टॉफीज कैन स्पॉइल योर टीथ. बताइए, खाएंगे अब आप? बहुत सारा मत खाइए. कभी वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाएंगे तो टीथ से हाथ धोना पड़ जाएगा बच्चों. ओके, लेट्स रीड अबाउट फूड नाउ. वी ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर एवरी डे. फूड एंड वाटर कीप अस अलाइव. जैसा कि आप जानते हैं, खाना और पीना यानी पानी और भोजन, ये दोनों हमारी बेसिक नीड्स हैं. अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जब हमें भूख लगती है तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम भूखे पेट खेलते हैं या पढ़ते हैं तो क्या होता है? नहीं खेला जाता ना, एनर्जी लेवल लो लगता है. तो जैसे ही हमें खाना मिल जाता है हम एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और हम खेलने और अच्छे से खेल पाते हैं. फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो एंड फाइट डिसीजेस. यस, ये हमारी बॉडी में ग्रो करने के लिए भी हमें हेल्प करता है और हमारी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में भी हमारी मदद करता है. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. फूड फ्रॉम प्लांट्स. We get most of our food from plants. We get fruits, vegetables, cereals, pulses, tea, coffee, etc. from plants. ये सब हमें plants से मिलता है.
सब प्लांट बेस्ड फूड है। वी ऑल्सो गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। ग्रेन्स आर एक्चुअली द सीड्स ऑफ प्लांट्स। ओके, जो अनाज है ये क्या है? यही बीज ही है बेटा, पौधों के बीज हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। नाउ अभी आपने पढ़ा कि हमें प्लांट से कौन सा फूड मिलता है, आप देखते हैं कि हमें एनिमल से कौन सा भोजन प्राप्त होता है। वी गेट फ्लैश, मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। वी मेक बटर, चीज़, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क। अब जो हमें दूध मिलता है, फ्लैश मिलता है ना, ये सब चीज़ें, और अंडे भी हमें एनिमल से मिलते हैं। अब जो हमें दूध मिलता है एनिमल से, उससे बटर, चीज़, आइसक्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। We will start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that supports life and it has an environment that we must protect. There is an amazing variety of life on the earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. अब वो जैसी planet की condition होती है उसके according अपने आप को ढाल लेते हैं। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observations. बच्चों, आपने देखा है ना कि आप एक छोटा सा बीज बोते हो और उससे बहुत सुंदर सा पौधा निकल आता है। आपने कैटरपिलर को, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा होगा, कैसे उसमें से एक सुंदर सा कि सिल्क वॉर्म निकलता है, राइट। कैटरपिलर, पहले कैटरपिलर, ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाती है? बटरफ्लाई में। वेरी गुड। ओके, सो नाउ हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। अब हमें ये देखना है कि इनकी ग्रोथ कैसे होती है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। यहाँ हमारी इंडिया का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट बोला जाए तो हम जो जिसमें सबसे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं वो है खाना। Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? So आइए जानते हैं इसके बारे में। Along with food we need water to survive. अब खाना तो जरूरी है ही, लेकिन पानी भी बहुत ज़रूरी है। Water is such a delightful substance. Have you ever run and jumped in a puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains? क्या कभी सोचने की कोशिश की है? पानी में छपछपा करना आपको बहुत पसंद है, लेकिन ये बारिश होती क्यों है? कभी ऐसा जानने की कोशिश की आपने? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and becomes steam when we heat it? क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि कैसे पानी जम जाता है और बर्फ़ में चेंज हो जाता है, और कैसे पानी को हीट करने पर फिर से स्टीम में चेंज हो जाता है, और ठंडा करे तो फिर से पानी में चेंज हो जाता है। डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? अच्छा लगता है ठंडा पानी पीना गर्मियों में, और सर्दियों में गरम गरम पानी से नहाना। यही तो है ना। यस, पानी कितना इम्पोर्टेंट है और वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, और हमें समझ कैसे आता है पानी गर्म है, ठंडा है, whether it is water or our own body when we have fever. Finding out how hot something is can be important. So जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं, जैसे पानी ठंडा या गर्म छू लेते हैं, या फिर हमारी खुद की बॉडी जब गर्म होती है, जैसे हमें फीवर हो गया, तो हम कैसे महसूस करते हैं? ओह, मुझे तो फीवर हो गया, right? So then again there are so many different things around us. The paper we write on, the metals key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, and the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? तो कितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों आपके सोचने के लिए कि ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं किस किस मटेरियल से बनी हुई हैं, क्या हम मटेरियल्स को अलग अलग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए। यस, यही साइंस है बच्चों, यही साइंस है।
आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना, आपको उसके बारे में एक्साइटमेंट होना, यही तो साइंस है। और आई थिंक आप लोगों को साइंस के बारे में जानना बहुत पसंद है। ओके, तो अब सबसे प्यारे हमारे सन, मून और स्टार्स के बारे में जानते हैं। द सन, यस, नाम में ही एक अट्रैक्शन है। द सन इज़ वेरी हॉट एंड बिग। आपको ऐसा लगता है कि सूरज का एक गोला, आग का एक गोला है सूरज, और बहुत बड़ा है। द रेज ऑफ द सन आर वेरी ब्राइट। जब हम सन की तरफ देखते हैं, जब सूरज की तरफ देखते हैं, तो उसकी रेजेस इतनी ब्राइट होती है ना कि हमारी आंखें चुंधियाने लगती हैं, है ना, हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं। All plants and animals need sunlight. Birds, animals and human beings sleep and take rest at night. बच्चों, ये सन, ये जो रोशनी है, सूरज की रोशनी है, ये हमारे लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पक्षियों के लिए, एनिमल्स, जब सन नहीं है रात को, रात के टाइम, तो सब लोग सोते हैं, है ना। देखते हो ना, अब दिन में हम जागते हैं और रात को सोते हैं। Planets are the heavenly bodies that move around the sun in a fixed path. There are 8 planets in our solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All these planets move around the sun. तो ये जितने भी planets के नाम आपने पढ़े हैं, ये सारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। Now let's read about the moon. The moon shines in the sky at night. It has different shapes on different days of the month. Sometimes the moon is very bright and round like a ball. जैसे आप कभी देखते हो पूरा चंद्रमा होता है ना, चांद पूरा होता है और एक बॉल की तरह दिखाई देता है। कई बार इसकी शेप आधी होती है, कई बार ये अलग अलग शेप्स में दिखता है ना। On the other days it is like a semicircle and sometimes we cannot see the moon in the sky. और बहुत बार तो ये हमें दिखाई नहीं देता। The stars. Now the stars shine at night and there are many stars in the sky. Stars are very big and bright like the sun. They are also as hot as the sun. अब देखो, अबे रात को चंद्रमा तो दिखाई देता है, यानी मून तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे तारे शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन होते बहुत बड़े हैं। यस, और इनमें भी, ये भी चमकते हैं। यस, सूरज की तरह इनमें भी रोशनी होती है। एंड दे आर ऑल्सो हॉट एज द सन। The sun is the nearest star to the earth. We can ask questions on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shine in the sky. अब इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. And hopefully you will have lots of questions in your mind. अब आप ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि चीज़ें मूव कैसे होती हैं, कैसा ऐसा हो जाता है, लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे होता है, जो हमारे फूल खिलते हैं वो डिफरेंट कलर्स के कैसे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, राइट। और आई होप कि ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उसमें हर चैप्टर आपकी हर तरह की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। Okay, so even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? क्या करेंगे आप जब आपका पेन लिखना बंद कर देगा? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that ink is finished. So आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, अरे ये पेन कैसे रुक गया, पेन तो चल नहीं रहा। सो आप खुद ही उस आंसर को ढूंढ लेते हो कि यस, पेन इसलिए रुक गया क्योंकि इंक खत्म हो गई। सो यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द रिफिल। ऐसे ही करते हो ना, सच सच बताना, ऐसे ही करते हो ना। तो फिर उसको चेक करने के लिए आप घुमाते हो, पेन को खोलते हो, उसके बाद उसकी रिफिल चेक करते हो कि सच में इंक खत्म हुई है या नहीं। इफ इट इज एम्प्टी, you would know that your guess was correct. But suppose you find that ink was not finished. Now what you do? What would you do? अगर suppose आपने खोला
ठीक है, एक रीज़न तो ये था कि आपकी इंक खत्म हो गई, लेकिन दूसरे रीज़न में अगर इंक खत्म नहीं हुई सपोज, तो क्या करेंगे? फिर क्यों रुका? फिर आपके दिमाग में यही आएगा, इंक तो है इसमें, अब क्या हो गया? यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, शायद इंक सूख गई हो। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। अब आप इसके लिए कुछ और कोशिश करेंगे ढूंढने की। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. The way you try to find out why your pen stops writing is an example of scientific method. तो इन्हीं चीज़ों को ढूंढना कि क्यों ऐसा हुआ, यही तो साइंस है. अब साइंटिस्ट क्या करते हैं? तरह तरह की एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, अब उन पे वो काम करते हैं. तो साइंस तो वही है, ये तो साइंटिफिक मेथड ही है ना जो आप कर रहे हो, कि इंक कैसे बंद हो गया, मेरा पेन कैसे बंद हो गया. Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. अब जो भी इन scientific methods को फॉलो करता है वही तो साइंटिस्ट होते हैं. आप भी तो छोटे साइंटिस्ट हो, आप भी तो ऐसे करते हो. अब आपको कोई भी खिलौना ला के दे दिया जाए तो आप उसको सारा खोल के जब तक उसमें से देख ना लो कि कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा है और इसको दोबारा कैसे जोड़ सकते हैं, तब तक आपको शांति नहीं मिलती है ना. तो आप भी एक छोटे साइंटिस्ट हो, राइट. समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर एंड वाज देयर टू मच वाटर. अब जो मम्मा वगैरह जो आपके किचन में दीदी मम्मा खाना बनाती हैं, अब उनके अगर कुकर से जो उन्होंने कुकर में दाल रखी है उसमें से अगर पानी बाहर आ जाता है तो वो ये सोचने लग जाती, अरे दाल में पानी ज़्यादा तो नहीं डाल दिया, इसलिए तो बाहर नहीं आया पानी. वो भी वहाँ पे भी साइंटिफिक मेथड यूज़ हो रहा है. सो आपकी मम्मा भी साइंटिस्ट है बच्चों. थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन trying to find out why a tire is flat and from where did the air leak out. अब आप पंक्चर लगवाने गए हो, ठीक है, वहाँ पे जो टायर पंक्चर लगा रहे हैं पर्सन, वो भी तो ये सोचता है अरे हवा कहाँ से लीक हो रही है, चेक करना पड़ेगा. वो पानी में डाल डाल के वो लीकेज चेक करते हैं, राइट. वो भी एक साइंटिस्ट है. और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग. Is there some problem with the bulb or the switch? अब यहाँ स्विच में प्रॉब्लम है या बल्ब में प्रॉब्लम है, ये कुछ और रीज़न है, बल्ब क्यों नहीं जल रहा है. When we try to ask questions and find out answers in a way, we are all scientists. सो बच्चों कितना अच्छा लगा होगा ना. एक इलेक्ट्रिशियन भी साइंटिस्ट है, एक पंक्चर लगाने वाला भी साइंटिस्ट है, आपकी मॉम भी साइंटिस्ट है और आप भी साइंटिस्ट हो. जो भी साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, यस साइंटिस्ट. यस बच्चों, कुछ ढूंढना, किसी चीज़ को डिस्कवर करना है, साइंस कहलाता है. सो ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6. डू नॉट वरी. You are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. आप अभी अगर आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आने वाले 5 साल में ढूंढ लोगे, चिंता मत करिए आप. मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस. सो बच्चों, इस तरह का इंजॉयमेंट जारी रखो, क्वेश्चंस को आने दो. आपके क्वेश्चंस, आपकी जिज्ञासा जब तक बाहर नहीं आएगी, साइंस नहीं बनेगी. यस, क्वेश्चंस आने दो, एक्सप्लोर करते रहो और चीज़ों की मिस्ट्रीज, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करो, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते रहो. अपने आप साइंस आपके आसपास घूमती रहेगी, राइट. सो नाउ रिविजन टाइम. सो बच्चों, इस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है, आई हैव एंजॉयड अ लॉट. आपने एंजॉय किया. अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. जो भी चैप्टर में आपने पढ़ा है वो सब इन लाइंस में दिया गया है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. बी अटेंटिव. साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. Plains, plateau, mountains and valleys are some examples of landforms on the earth. Lakes, ponds, seas and oceans are some examples of water bodies on the earth.
The sun is a big ball of fire. Stars look small because of the large distance from the earth. Right बच्चों? So now it's the time. So देखिए चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब आपकी बारी है इन एक्सरसाइजेस को करने की। मैंने आपको बोला था आप मार्क कर लीजिए, so that marked lines will help you a lot here. So first एक्सरसाइज हमारे पास है कि आपके पास एक कॉमर्ड शीट दी गई है, आपका जो भी आंसर आप पिक करेंगे अमंग ऑल द ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आपको दी गई हैं, सपोज आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डार्कन द सर्कल विद करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, वो मैंने आपको बता दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है वी लिव ऑन डैश, अब हम कहाँ रहते हैं, आप इनमें से जो भी आंसर चूज करें, सपोज मैं फर्स्ट ए आंसर चूज करती हूँ अर्थ, सो मैं OMR शीट में फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट को डार्कन कर दूंगी, राइट? ओके, लेट्स मूव फिल इन द ब्लैंक्स। यस बच्चों, ये जो सेंटेंसेस लिए गए हैं हमारे चैप्टर में से लिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को चैप्टर में से जाके देख के इसे पूरा करना है। द डैश इन इंडिया आर अ फेमस माउंटेन रेंज, इसका आंसर आपके चैप्टर में है, राइट? स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यस, ये स्टेटमेंट्स भी हमारी चैप्टर बेस्ड हैं बेटा। अब आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट को पढ़ना है और उस स्टेटमेंट का पता लगाना है कि क्या ये हमारे चैप्टर में लाइन दी गई है, क्या ये लाइन करेक्ट है या इसको चेंज करके बनाया गया है। सो अगर करेक्ट है तो T, इफ इट इज इनकरेक्ट देन F। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज साइंस, ये आप पढ़ चुके हैं, साइंस क्या है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा एंड टेक द हेल्प ऑफ योर चैप्टर। एक्टिविटी टाइम, कट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन योर स्क्रैप बुक। आप एक स्क्रैप बुक लेंगे, उसमें सारे प्लैनेट्स जो आपने पढ़े हैं, प्लैनेट्स के नाम, उन सब प्लैनेट्स की पिक्चर्स को आप अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे। वाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एंड डिस्कस विद योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आप उसके बारे में और जानकारी हासिल करें और अपने बहन या भाई के साथ डिस्कस करें, राइट? एंड हैव फन, एंजॉय।